अध्याय 59 भीतर छिपा हुआ भूत। टॉर्च बुझने से पहले रोहित ने पहले ही देख लिया था कि कपड़ों की दुकान का दरवाज़ा ऐसे लोगों से भरा हुआ था जिनके चेहरे पीले थे और उनके शरीर से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ये वही लोग थे जिन्होंने अभी अभी बॉस्टन में मास्टर हेनरी और मैनेजर मोहन को फंसाया था। वे पहले गायब हो गए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे सभी इस समय प्रकट हो गए। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे अब किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ से बच निकलना बिल्कुल असंभव था। इतनी संकरी और भीड़ भाड़ वाली जगह में कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उन पर हमला नहीं होगा। ये इतने सारे हैं, यह मेरी क्षमताओं से परे है। जल्दी लेट जाओ, चलो यहाँ से निकलते हैं। इस दृश्य को देखकर रोनी ने बेचैनी से कहा। नहीं, लेटो मत, कुछ गड़बड़ है। रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए क्योंकि उसने जल्दी से अपने फ़ोन की टॉर्च चालू की। रोशनी में 7 या 8 लोग पहले ही दुकान में आ चुके थे और ज़्यादा लोग लगातार अंदर आ रहे थे। हालांकि वे धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में वे उस तक पहुंच जाएंगे और उसे सभी दिशाओं से पूरी तरह से घेर लेंगे। क्यों, क्या वे हम पर हमला नहीं करेंगे अगर हम लेट जाते हैं? रोनी ने पूछा। वह पहले था, लेकिन अब यह अलग है। पहले जो हमने देखा था वे असली भूत नहीं थे, इसीलिए वे एक निश्चित हमले के तरीके का पालन करते थे। जब लोग लेट जाते थे तो वे अपना लक्ष्य खो देते थे और रुक जाते थे, फिर जल्दी से चले जाते थे जब तक कि वे फिर से प्रकट न हो, रोहित ने समझाया। लेकिन अब फिर से देखो, हम उनकी ओर अपनी पीठ नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये भूत आ रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? रोनी के माथे पर बेचैनी के कारण पसीना आ गया। रोहित की नज़र चारों ओर घूमी। असली भूत इन लोगों के बीच में है, और यह वह नकली पुतला नहीं है जिसे तुम पकड़े हुए हो। मेरा अनुमान है कि यह पुतला बस भूत का पहला शरीर है और इसने निश्चित रूप से फिर से शरीर बदल लिया है। हमारे पीछे चेंजिंग रूम में लाश इसका सबसे अच्छा सबूत है। अगर भूत सचमुच ये पुतला होता जिसे तुम पकड़े हुए हो, तुमने भूत की शक्ति को दबा दिया है। कोई कारण नहीं है कि ये शरीर अभी भी हिल सकें, और तुम यह अब बता रहे हो। रोनी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। अब और भयंकर भूत की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। वह नकली पुतला, जो खून से लथपथ और 2 मीटर लंबा था, तुरंत अपनी हिलने की क्षमता खो बैठा और जमीन पर गिरकर टुकड़ों में टूट गया, बिना किसी और हरकत के। रोहित का अनुमान सही था। यह विशेष नकली पुतला वास्तव में असली भूत नहीं था। हालांकि इस समय एक सड़ी हुई गंध वाले लोगों का एक समूह पहले ही उनके पास आ चुका था। उनके ठंडे सफ़ेद चेहरे भावहीन थे, जो एक भयानक स्थिरता को दर्शा रहे थे, जैसे कि चलते फिरते शव, फिर भी चलते फिरते शवों से भी ज़्यादा भयानक, क्योंकि इन लोगों के बीच में एक असली भूत छिपा हुआ था। ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए, हमें इस भूत ने धोखा दिया है। ये कपड़ों की दुकान एक जाल है और यह विशिष्ट नकली पुतला चारा है। इसका मतलब हमें फंसाना है, रोनी ने कहा। उसका रंग निराशा से पीला पड़ गया था। यहाँ तक कि एक घोस्ट कंट्रोलर के रूप में भी वह भयंकर भूत की शक्ति का उपयोग करके बाहर निकलने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। या तो भयंकर भूत के पुनरुत्थान से मर रहा था या यहाँ के भूत से। दोनों तरीकों से मौत मिलती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ऐसी बातें मत करो। मेरे पीछे आओ और भयंकर भूत की शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग मत करो। रोहित ने दांत पीसे और रोनी को पकड़ा। उसके शरीर से लाल रोशनी की एक लहर निकली। सभी 5 घोस्ट आइज एक साथ खुल गईं। लाल रोशनी ने आसपास 3 से 4 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया, जिसमें वह और उसके बगल में रोनी दोनों शामिल थे। उसका घोस्ट डोमेन खुल गया। इस स्थिति में घोस्ट डोमेन का उपयोग न करना एक मृत अंत होगा, जिससे बाहर निकलना असंभव होगा, न केवल रोनी के लिए बल्कि खुद उसके लिए भी। लाल चमक के आवरण के तहत ऐसा लग रहा था कि वे वास्तविकता से अलग हो गए थे। उनकी ओर आ रहे भूत उनके शरीर से बिना उन्हें छुए सीधे गुजर रहे थे। खतरा अस्थायी रूप से टल गया था। ये घोस्ट डोमेन है। ये कैसे संभव है? तुम्हारी क्षमता घोस्ट डोमेन है, रोनी ने अपने बगल में रोहित को देखकर कहा। उसका चेहरा इतना ज्यादा हैरान था जितना कि अगर उसने कोई भूत देखा होता। क्या घोस्ट डोमेन इतना खास है? रोहित ने उसे देखकर पूछा। खास से कहीं ज्यादा। ये दुर्लभ है क्योंकि जिन भूतों में घोस्ट डोमेन होता है वे खास तौर पर भयानक होते हैं, घोस्ट कंट्रोलर्स के नियंत्रण से परे होते हैं, जो अगर जबरदस्ती इसे नियंत्रित करने की कोशिश करें तो वे भूत के पुनरुत्थान से तुरंत मर जाएंगे, रोनी ने कहा, अभी भी रोहित को आश्चर्य से देख रहा था। इसके अलावा घोस्ट कंट्रोलर्स की नज़रों में घोस्ट डोमेन की क्षमता को हमेशा एक अघुलनशील अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। एक बार जब आप घोस्ट डोमेन में कदम रखते हैं तो इसका मतलब है कि जब तक आप घोस्ट डोमेन के भीतर भूत को कैद नहीं कर सकते तब तक कोई वापसी नहीं है। लेकिन क्या ये संभव है? ये निश्चित रूप से असंभव है। घोस्ट डोमेन रखने में सक्षम ज़्यादातर भूत प्रलय स्तर 1 के होते हैं, और ऐसे भूत घोस्ट डोमेन के साथ मिलकर दुनिया भर के सभी घोस्ट कंट्रोलर्स के लिए निराशा ला सकते हैं।
रोहित ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, यह अभी उस पर चर्चा करने का समय नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। इन 3 मिनटों के भीतर हमें इन शवों के बीच असली भूत को ढूंढना है और उसे तुम्हारे सोने के बक्से में बंद करना है, वरना हमें भागना पड़ेगा। उसकी सीमा 5 मिनट थी, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए उसने भागने के लिए 2 मिनट छोड़ दिए। घोस्ट डोमेन के साथ हम जब चाहें तब निकल सकते हैं, रोनी ने कुछ हद तक आश्चर्य से कहा। जाहिर तौर पर घोस्ट डोमेन की क्षमताओं के बारे में थोड़ा समझ रहा था। ऐसे एक अघुलनीय अस्तित्व के बारे में भूतों को वश में करने वाले थोड़ा बहुत जानते हैं। हालांकि जब उसने रोहित के हाथों, सिर, चेहरे पर उगने वाली अजीब और खून लाल आंखों को देखा, तो उसका चेहरा, जो अभी अभी खुशी से चमक उठा था, तुरंत फिर से जम गया। वे आंखें बस निष्क्रिय रूप से घूम रही थीं और रोनी को कुछ बार देखने के बाद उन्होंने उसे डरा दिया। रोनी महसूस कर सकता था कि एक बार जब रोहित के शरीर के अंदर का भूत पुनर्जीवित हो जाएगा तो यह एक भयानक प्रलय स्तर की आपदा को जन्म देगा। चलो शुरू करते हैं। रोहित के फोन पर टाइमर पहले से ही चल रहा था और वह रोनी को बाधा डाल रहे शवों की परतों के बीच से लोगों के समूह के बीच तक ले गया। लाल चमक के तहत उन दोनों और भूतों के समूह का कोई सीधा संपर्क नहीं था। शायद इसलिए कि दोनों घोस्ट डोमेन में थे, भूत ने अपना लक्ष्य खो दिया था। अब सभी शव स्थिर थे। वे बस कपड़ों की दुकान के अंदर सख्त खड़े थे। रोहित और रोनी ने हर एक शव को तेजी से स्कैन करना शुरू कर दिया, ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा असली भूत हो सकता है। भूत अंदर ही होना चाहिए, हमें इसे 3 मिनट के भीतर ढूंढना होगा, वरना यह ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ेगा, रोहित ने अपने दिल में हिसाब लगाया। घोस्ट डोमेन का पहले ही उपयोग कर लेने के बाद वह इस मौके को बर्बाद नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ असली भूत कौन था? बहुत ज्यादा सड़ी हुई महिला लाश, या बदला हुआ सिर वाला आदमी, या शायद संतोष का शव, या ओलिवा का शरीर पहने हुए पुरुष शव? इनमें से कोई भी हो सकता था। नहीं, अंदाजा नहीं चलेगा। इतने सारे शवों के साथ अंदाजा लगाना बेकार है। रोनी ने एक भयंकर भूत की शक्तियों का बहुत ज्यादा बार उपयोग किया है। अगर वह अपनी क्षमता के साथ कोशिश करता है तो जब भयंकर भूत पुनर्जीवित होगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। पुष्टि करने के लिए रोहित ने पूछा, रोनी, तुम एक भयंकर भूत की शक्ति का और कितनी बार उपयोग कर सकते हो? वास्तव में मेरी सीमा लगभग पहुंच चुकी है। वर्तमान स्थिति में ज्यादा से ज्यादा 3 बार, और उसके बाद मैं मर सकता हूं, रोनी ने कहा। वह निश्चित नहीं था, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनकी सीमा कहाँ है। कोई केवल मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता है। 3 बार, रोहित ने अपने दिल में एक मोटा अनुमान लगाया। हालांकि ठीक उसी क्षण अचानक एक शव हिला। सभी शव स्थिर थे, केवल वह शव हिल रहा था। यह एक सूट पहने हुए शव था, लेकिन एक अधेड़ उम्र की महिला की गर्दन के साथ। शायद उसने उन पर हमला करना छोड़ दिया था क्योंकि रोहित घोस्ट डोमेन में था और उसने मुड़कर जाना शुरू कर दिया था। यह जरूर वही है, रोनी तुरंत चिल्लाया। चलो कोशिश करते हैं। रोहित ने लाल रोशनी वापस ले ली और घोस्ट डोमेन से बाहर आ गया। रोनी ने दांत पीसे और शव को पकड़ा। उसके दस्ताने से लाल खून गिरा और लगातार शव में घुलने लगा। शव की आंखें, गर्दन और मुंह से भी लगातार खून बह रहा था। उसने हिलना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह नियंत्रित हो गया था। क्या ये काम कर गया? रोहित ने बेचैनी से देखा। अध्याय 60, गिरफ्तारी। दुकान में भरे हुए कई अजीब शवों के बीच असली भूत को ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी। ये काम बहुत मुश्किल था। उनके पास हर एक को आजमाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि शक्तिशाली भूतों को नियंत्रित करने की शक्ति का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक था। हर बार इस्तेमाल करने पर उनकी अपनी जिंदगी सीधे तौर पर कम हो जाती थी। जब सच में कार्रवाई करने की बात आई तो सिर्फ पर्याप्त साहस ही नहीं, बल्कि एक मजबूत दृढ़ संकल्प भी जरूरी था। रोहित में साहस था, रोनी में दृढ़ संकल्प। तो इस समय वे भागे नहीं, उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। रोनी के हाथों से सूट पहने हुए अधेड़ उम्र की महिला के शरीर में खून रिसने लगा। जैसे उसका खून कभी खत्म नहीं होगा। खून के भरते ही जो शरीर पहले हिलना शुरू हुआ था वह अब रुक गया, बिना किसी और हलचल के। बाकी के शरीर भी इस समय हरकत करने की अपनी क्षमता खोते हुए अपनी जगह पर जम गए। इस संकेत से ऐसा लगा कि असली भूत इस शरीर के भीतर छिपा हुआ था। लेकिन क्या यह सच था? रोहित निश्चित नहीं था, और यहाँ तक कि रोनी भी खुद निश्चित नहीं था। क्या ये शरीर है? रोनी का चेहरा खास तौर पर गंभीर था। मैं बहुत साफ नहीं हूँ, लेकिन इस तरह देखने पर ये शरीर लगता है। मेरे हाथों का खून सिर्फ भूत को दबा सकता है, ये तय नहीं कर सकता कि यह सच में एक भूत है या नहीं। रोहित ने माथे पर गहरी शिकन डाली। आसपास अंधेरा और शांत था। रोनी द्वारा पकड़े गए शरीर से लगातार खून रिसने के अलावा कोई और असामान्यता नहीं दिखी। सब कुछ एक छोटे से विराम पर आ गया था। लेकिन ये शांत, सांस रोक देने वाली स्थिरता सबसे भयानक स्थिति थी, क्योंकि रोनी यह पता नहीं लगा सकता था कि उसने जो शरीर पकड़ा था वह सच में भूत था या नहीं, और अगर वे इसी तरह गतिरोध में रहे तो एक गलत अनुमान उसके लिए निश्चित मौत थी। कहा जा सकता है कि हर गुजरते सेकंड के साथ वे ही हार रहे थे।
असली भूत के पास उन्हें थकाने के लिए बहुत समय था। रोहित, अब हम क्या करें? जल्दी से यह पुष्टि करने का तरीका सोचो कि यह भूत है या नहीं। अगर है तो हम इसे बक्से में डाल देंगे। रोनी के माथे पर पसीना आ गया। उसे महसूस होने लगा कि उसके हाथों से लगातार बह रहा खून कुछ हद तक बेकाबू हो रहा था। और इस समय रोहित भी तेजी से सभी विवरणों पर विचार कर रहा था। अगर यह शरीर भूत का नहीं था तो भूत अभी भी यहाँ छिपा हुआ होना चाहिए। अगर भूत जानबूझकर स्थिर रह रहा था, रोनी को अपनी शक्ति को लापरवाही से बर्बाद करने दे रहा था, तो यह अप्रत्यक्ष हत्या के बराबर था। अगर यह शरीर सच में भूत था तो दूसरे शरीरों के बिल्कुल भी प्रतिक्रिया न करने का कोई कारण नहीं था। चारा, ये शरीर जो पहले हिला था उसके सिर्फ एक चारा होने की 80% संभावना थी। जैसे मछली पकड़ना, आपको मछली को हुक काटने के लिए आकर्षित करने के लिए पहले एक चारा लटकाना पड़ता है। लेकिन अगर उन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया तो वे भूत को पकड़ने का सबसे अच्छा मौका चूक जाएंगे। नफ़ा नुकसान तौलने के बाद उसने ज़्यादा संभावना वाले पक्ष को चुना। रोहित ने अपने दिल में एक साहसिक अनुमान लगाया, ये शरीर भूत नहीं था। बिना हिचकिचाए उसने अपने दांत भींचे और तुरंत कहा, अभी के लिए पीछे हटो, इस मौके को छोड़ दो। क्या पीछे हटो? रोनी को उम्मीद नहीं थी कि रोहित इस समय ऐसी बात कहेगा। पीछे हटने का मतलब था कि उनका प्रयास विफल हो गया था और उसने शक्तिशाली भूत की शक्ति को बिना किसी फायदे के बर्बाद कर दिया होता। ये शरीर बिल्कुल भी भूत नहीं हो सकता। अगर वह सच में भूत होती तो ये सभी शरीर खड़े नहीं रहते, बिना हिले डुले। कभी कभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पूरी तरह से करने का मतलब है सबसे बड़ी कमी को उजागर करना। पीछे हटो, अगर तुम अब शक्तिशाली भूत के पुनरुत्थान से मर जाते हो तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी, रोहित ने ईमानदारी से और थोड़ी बेचैनी के साथ कहा। लेकिन रोनी जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सका, वह हिचकिचाया। लेकिन कुछ नहीं, वापस यहाँ आओ, रोहित ने सख्ती से आदेश दिया। तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं इसी समय जा रहा हूँ। मेरा घोस्ट डोमेन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और इसे खींचने से हम दोनों मारे जाएंगे। धत्तेरी, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। रोनी अनिच्छुक था क्योंकि उसके हाथों से खून बहना बंद हो गया और फिर उसने पकड़े हुए शव को छोड़ दिया। इन शवों पर अपनी पीठ मत करना, मेरी ओर चलो। रोहित की आंखें तेजी से हिल गईं क्योंकि उसने तुरंत निर्देश दिया। मुझे पता है। रोनी ने इस कार्रवाई को छोड़ दिया और पीछे हटने का फैसला किया। रोहित ने कहा, धीरे चलो। रोनी सावधानी से धीरे धीरे पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, सूट पहने हुए अधेड़ उम्र की महिला के सिर वाला शव अचानक जमीन पर गिर गया, जैसे उसने किसी तरह का सहारा खो दिया हो, एक अजीब मुद्रा में, और उसका सिर उसकी गर्दन से अलग होकर जमीन पर गिर गया और कुछ बार लुढ़का। रोनी के खून में भीगने के बाद इस शव ने अपनी भयानक क्षमता खो दी और एक साधारण शव में बदल गया। हालांकि इस शरीर के गिरने से दूसरे शवों पर कोई असर नहीं पड़ा। बाकी के शव अभी भी खड़े, बिना हिले डुले खड़े थे, यहाँ तक कि सड़ने की एक उन्नत अवस्था में भी एक अतार्किक संतुलन बनाए हुए थे। तुम सही थे, वह भूत नहीं है, रोनी ने इस दृश्य पर चौंककर और नाराज होकर कहा। उसे इस भूत ने धोखा दिया था। हालांकि जैसे ही वह घोस्ट डोमेन में पीछे हटने वाला था, एक शव हिला। उसका सिर एक चौंकाने वाली तेजी से पूरे 180 डिग्री पर पीछे की ओर मुड़ा। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसकी राख जैसी आंखों से रोनी को देखते हुए उसकी बाहें बाहर पहुंची और उसने उसकी बांह पकड़ ली। क्रैक, एक हल्की आवाज के साथ रोनी की बांह एक गुड़िया की तरह निकल गई, आसानी से खींची गई। टूटने पर खून नहीं निकला, केवल लाल मांस दिखाई दे रहा था। भूत। जब उसने शव को असामान्य रूप से अपना सिर घुमाते हुए और उसकी बांह को फाड़ते हुए देखा तो रोनी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे असीम भय से भर दिया। असली भूत ने फिर अपनी दूसरी बांह हटा दी और रोनी की बांह को उसकी जगह पर लगाने की कोशिश की, जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक को जोड़ना। रोहित, जल्दी करो, इसे रोको, तुम्हें इसे मेरी बांह लगाने नहीं देना चाहिए। उस हाथ के अंदर घोस्ट ब्लड छिपा हुआ है और अगर यह सफल हो जाता है तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे, रोनी ने जल्दी से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका पिछला अनुमान सही था, यह एक जाल था। वह और रोहित दोनों इस भूत के शिकार थे जो एक बेहतर शरीर पाना चाहता था। क्योंकि मानव शव कुछ समय बाद सड़ जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, भूत लगातार शरीर बदलता रहता था, सिरों की अदला बदली करता रहता था। लेकिन भूतों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसमें एक असली भूत होता है। अगर एक भूत ने दूसरे भूत पर नियंत्रण कर लिया तो आतंक का स्तर तेजी से बढ़ जाएगा। क्योंकि एक भूत मरता नहीं। इससे पहले कि रोनी अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने लाल रोशनी की एक लकीर चमकती हुई लगी। उसकी आंखों के सामने का भूत गायब हो गया। उसकी बांह जमीन पर गिर गई। पकड़ लिया। तुम अच्छी तरह से छिपे थे, लेकिन अब जब तुम मेरे घोस्ट डोमेन में हो, जब तक मैं मर नहीं जाता, तुम नहीं जा रहे हो। रोहित के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। घोस्ट डोमेन के भीतर एक शव उसके सामने खड़ा था, बिना हिले डुले, उसका सिर अभी भी 180 डिग्री मुड़ा हुआ था।
लेकिन रोहित जानता था कि असली भूत उस शव के भीतर रहता था। अध्याय 61 सफल निरोध। आसपास का माहौल और इमारतें बिल्कुल शॉपिंग मॉल जैसी ही थीं, लेकिन यहाँ की पूरी दुनिया ताज़े खून से रंगी हुई लग रही थी। हर चीज़ पर एक हल्की लाल रंग की परत थी। हालांकि अघुलनीय भूत क्षेत्र छोटा दिखता है, एक बार अंदर जाने पर जगह अनंत रूप से फैल सकती है। यह एक अलग आयाम की तरह है जो वास्तविकता और भ्रम के बीच निलंबित है। यहाँ तक कि रोहित, जिसके पास अघुलनीय भूत क्षेत्र था, ये भी पता नहीं लगा सकता था कि यह सच में किस रूप में मौजूद था। हालांकि इस समय रोहित के सामने एक शव खड़ा था। एक बाह गायब वाला शव, उसका सिर 180 डिग्री की मुद्रा में मुड़ा हुआ था। उसने इस शव को पहचान लिया था। यह उन शिष्यों में से एक था जो मास्टर हेनरी के पीछे आए थे। वह 30 साल का था और काफी जवान दिखता था। सच में, ये भूत कब्जा करने के लिए सबसे ताज़ा शरीरों को चुनता है, जो सड़ रहे हैं या बेमिल हैं, उन्हें छोड़ देता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें अपनी मर्जी से किसी भी शरीर पर कब्जा करने की क्षमता है। अगर ऐसा है तो रोनी भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे तब तक नहीं पकड़ पाएगा जब तक कि वह सभी शवों को एक साथ स्थिर न कर दे। लेकिन एक बार जब मैंने इसे अघुलनीय भूत क्षेत्र में फंसा लिया तो यह अलग है। ये सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है कि यह भूत बच नहीं सकता। रोनी ने मेरे साथ सहयोग करने का सही फैसला किया। मैंने निश्चित रूप से उसके चारे के रूप में काम करने के मौके को बर्बाद नहीं किया। रोहित की नज़रें चमक उठी क्योंकि उसने अपने फ़ोन पर उल्टी गिनती देखी। 2 मिनट और 40 सेकंड पहले ही बीत चुके थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूत मिल गया था और उसकी सीमा 5 मिनट थी। जब तक वह इस भूत को सफलतापूर्वक कैद कर सकता था, भले ही इसमें 5 मिनट के अंत तक का समय लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये सबसे खतरनाक समय है। रोहित ने थोड़ी सांस ली। इससे पहले वह सिर्फ भूत द्वारा हेरफेर किए गए शव से निपट रहा था। अब वह एक असली भूत का सामना कर रहा था। उसके सामने के शव ने स्थिर रहने का फैसला नहीं किया। शायद रोहित द्वारा उसकी निष्क्रियता को देख लिया गया था। अब उसका सिर धीरे धीरे पीछे से मुड़ा, एक चाबी भरे हुए खिलौने की तरह अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया, फिर आगे की ओर बढ़ा। उसकी राख जैसी भूरी आंखें, चाहे वे देख सकती थीं या नहीं, सीधे रोहित को घूर रही थीं। सुन्न, कठोर, किसी भी भावना से रहित, एक हिलती हुई गुड़िया की तरह सिर्फ घूरना ही रोंगटे खड़े कर देता था। लेकिन रोहित भूतों से सामना करने के लिए नया नहीं था। उसने डोर नॉकिंग घोस्ट जैसे और भी ज्यादा भयानक लोगों का सामना किया था, इसलिए उसका दिल अपेक्षाकृत मजबूत था। अचानक भूत हिला। उसने तेजी से काम किया। उसका ताज़ा शव दौड़ रहा था। इंसानों द्वारा प्राप्त न की जा सकने वाली गति के साथ वह रोहित की ओर भागा। 2 सेकंड से भी कम समय में उस तक पहुंच गया। उसने अपना बचा हुआ हाथ रोहित के सिर को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी कलाई और उस पर लगी आंख को पकड़ने के लिए बढ़ाया। रोनी का हाथ, मेरी घोस्ट आइज, क्या तुम ये भूत भयंकर भूतों से बना एक शरीर इकट्ठा करना चाहते हो? तो इसीलिए तुम शरीर बदलते रहते हो? क्या तुम ऐसे अंग ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हों? रोहित हिला नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, न तो टला और न ही बचा। ऐसा लगता है कि तुम भी ईविल स्पिरिट की तरह बढ़ने की बहुत ज्यादा क्षमता रखते हो। एक बार जब तुम भूतों से बना एक शरीर इकट्ठा कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आतंक स्तर को सीधे एस डिस्ट्रक्शन स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम्हारे आतंक का अपना स्तर उतना ऊंचा नहीं है। उसके सामने के भूत ने रोहित की कलाई को पकड़ा और ऐसा लग रहा था कि यह जबरदस्ती घोस्ट आइज को हटाने वाला था। हालांकि अगले ही पल वह गायब हो गया। रोहित भूत के पीछे थोड़ी दूरी पर दिखाई दिया। मैं भविष्य में अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बनने वाले भूत को रोकने के लिए आभारी हूं। मुझे बस नहीं पता कि क्या तुम भूतों में कोई बुद्धिमत्ता है। उसने इस ऑपरेशन से ज्यादा लाभ उठाने के लिए भूत के कार्यों, इरादे और अस्तित्व से कुछ उपयोगी जानकारी निकालने की कोशिश की। फिर भी भूत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सख्त खड़ा रहा, बिना हिले डुले। चूंकि संवाद करना असंभव है, मेरे पास ऐसे भयानक प्राणी को कैद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, रोहित ने कहा। अघुलनीय भूत क्षेत्र के भीतर भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। रोनी, अब तुम्हारी बारी है। कपड़ों की दुकान को घेरने वाली एक लाल चमक के साथ रोहित की आकृति दिखाई दी, साथ ही शव भी। रोनी ने पहले ही उस बांह को फिर से जोड़ दिया था जिसे भूत ने हटा दिया था। उसने इसे कैसे प्रबंधित किया था? शायद यह उसके भीतर के भूत की क्षमता थी। क्या तुम निश्चित हो कि यह शरीर है? जैसे ही उसने रोहित को देखा, उसने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए पूछा। मैंने इसे अघुलनीय भूत क्षेत्र में फंसा लिया है। क्या इस बीच कोई और शव हिला है? रोहित ने पूछा। ठीक है, नहीं, रोनी ने दूसरे शरीरों को देखते हुए कहा, जो वास्तव में नहीं हिले थे। मैं बस फिर से पुष्टि करना चाहता हूं। अगर हम एक और गलती करते हैं तो तुम मेरी स्थिति जानते हो, रोनी ने जोड़ा। रोहित ने जवाब दिया, हम यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, कोई अगर मगर नहीं है।
अगर हम इस भूत को सफलतापूर्वक कैद कर सकते हैं तो तुम जल्दी रिटायर हो सकते हो, है ना? 1 अरब की कोई चीज़ बिना पछतावे के मरने के लिए काफ़ी है, मेरे लिए भी यही बात है। तुम सही हो। रोनी ने दांत पीसे और अघुलनीय भूत क्षेत्र में प्रवेश किया। ऐसा नहीं था कि वह खुद अघुलनीय भूत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि रोहित ने इसकी अनुमति दी थी। हालांकि जैसे ही रोनी अंदर आया, शायद उसकी उपस्थिति ने भूत को धमकाया। तुरंत एक धुंधली आकृति शव से बाहर निकल गई। उसकी ऊंचाई और आकार तेजी से बदल गए, जो रोहित के समान आकार के हो गए, लेकिन घोस्ट शैडो का अभी भी कोई सिर नहीं था। बिना सिर वाला घोस्ट शैडो, क्या ये भूत का असली रूप था? कोई आश्चर्य नहीं कि हर शव के सिर सबसे तेजी से सड़ते थे, उसमें एक सिर की कमी थी। रोहित, ये तुम्हें निशाना बना रहा है, रोनी ने ये देखकर चिल्लाया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, घोस्ट शैडो तेजी से पास आया, मानो उसमें समाने का इरादा हो। रोहित को नहीं पता था कि वह प्रतिक्रिया करने में बहुत धीमा था या घोस्ट शैडो की हरकतें बस बहुत अजीब थीं। जल्द ही घोस्ट शैडो रोहित के शरीर में समा गया। वह हिलना बंद कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। रोनी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल तुरंत तनाव में आ गया। इतने लंबे समय तक इससे निपटने के बाद वह इस भूत की क्षमता को समझ गया था। यह एक ऐसा भूत था जो मानव शरीरों को छीन सकता था, सिर्फ शरीरों को नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों को भी। अगर इस समय रोहित का शरीर छीन लिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम किस बात पर हैरान हो? भूत ने सिर्फ एक नकली पुतले पर कब्जा किया। ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि भूतों को भी धोखा दिया जा सकता है। रोहित की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी को भी नोटिस किए बिना बगल से आया था। वह बेदाग था। हालांकि उनके सामने वाला व्यक्ति जिस पर कब्जा किया गया था, वह एक हल्की लाल रोशनी चमकी और एक नकली मानव पुतले में बदल गया। क्या यह अघुलनीय भूत क्षेत्र की शक्ति है? रोनी ने रोहित को देखा, जो जादू की तरह प्रकट हुआ था, सदमे में। उसे संदेह था कि यह रोहित भी नकली हो सकता है, लेकिन अगर वह नकली था तो रोनी बता नहीं सकता था। अघुलनीय भूत क्षेत्र मनमाने ढंग से वास्तविकता को विकृत कर सकता था। केवल रोहित जिन चीज़ों को वास्तविक मानता था वे वास्तव में वास्तविक थीं। समय लगभग खत्म हो गया है। अगर तुम कोई कदम नहीं उठाते तो मैं जा रहा हूं, रोहित ने कहा। मैं समझता हूं। रोनी अपने सदमे से बाहर आया और जल्दी से आगे भागा। सिर्फ एक कदम के बाद वह नकली पुतले तक पहुंच गया। दूरी को भी छोटा किया जा सकता था। रोनी के पास अघुलनीय भूत क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने नकली पुतले को पकड़ा और उसके दस्ताने वाले हाथों से खून बह निकला, तेजी से उसमें रिसने लगा। धड़ 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 टिल्ड। जिस क्षण घोस्ट ब्लड, जो दूसरे भूतों को रोक सकता था, इस असली भूत को छुआ, कपड़ों की दुकान में शरीर एक एक करके गिर गए। सिर शरीरों से अलग हो गए, नीचे गिरते हुए मानो सावधानी से व्यवस्थित किए गए डोमिनो सभी गिरा दिए गए थे। ये काम कर रहा है। बधाई हो, तुमने असली भूत को पकड़ लिया है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। कम से कम मैं इसे सिर्फ फंसा सकता हूं और प्रतिबंधित नहीं कर सकता, रोहित ने देखते हुए कहा। रोनी ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, मजाक मत करो। तुम्हारा अघुलनीय भूत क्षेत्र असली आतंक है। जब तक मैं दोनों हाथों से भूत को नहीं पकड़ता, मैं बेकार हूं। अगर रोकथाम विफल हो जाती है तो मेरे पास भागने का मौका भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम सहयोग कर सकते तो भूत को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा। ये कहने के बाद उसने फिर से रोहित को देखा। सच में उनकी क्षमताएं एक दूसरे के पूरक थीं। हालांकि रोनी को जल्द ही पछतावे का दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसका अंत करीब था। उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अगर वह रोहित से पहले मिला होता तो शायद चीजें बेहतर होतीं। लेकिन फिर ज्यादा दिन पहले नहीं था जब रोहित अभी भी एक छात्र था। वह ज्यादा समय से भूत शिकारी नहीं था। चलो छोटी मोटी बातें बाद के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 4 मिनट हो गए हैं। तुम नहीं चाहते कि मैं एक पुनर्जीवित बदला लेने वाले भूत से मर जाऊं, है ना? जल्दी करो और उसे कैद करो, रोहित ने कहा। थोड़ा और इंतजार करो, यह इतनी तेजी से नहीं होता, रोनी ने कहा। ये सुनकर रोहित केवल धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था। लगभग 10 सेकंड बाद रोनी ने मॉडल में जो घोस्ट ब्लड डाला था वह पर्याप्त हो गया और नकली प्लास्टिक मॉडल धीरे धीरे घुलने लगा। हाँ, आपने सही देखा। घोस्ट ब्लड नकली मॉडल के हर जोड़ से घुसा, धीरे धीरे पूरे शरीर को डुबो दिया और फिर वह पिघलने लगा। अंदर जुड़ा हुआ घोस्ट शैडो भी पिघलता हुआ लग रहा था। खून हर जगह बह रहा था, एक पूल बना रहा था और आसपास का अघुलनीय भूत क्षेत्र प्रभावित हुआ। रोनी फिर नीचे बैठ गया और अपना हाथ खून के पुल पर रखा। खून उसके शरीर में वापस अवशोषित होता हुआ लगा। खून तेजी से कम हो रहा था। आखिरकार केवल एक छोटा सा पोखर बचा, लेकिन उस खून के पोखर के भीतर बिना सिर वाले भूत की परछाई संघर्ष कर रही थी। उसने अपने हाथ बढ़ाए और अपने शरीर को पलटा, पूल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह व्यर्थ था। खून एक बेड़ी की तरह उसे मजबूती से रोके हुए था। अब ठीक है, रोनी ने कहा, क्योंकि उसने सोने से बना एक भारी बक्सा निकाला।
हालांकि बक्सा बड़ा नहीं था, लेकिन उस छोटे से खून के पोखर के लिए ये काफी था। जमीन पर खून मचल उठा, मानो जिंदा हो, फंसे हुए बिना सिर वाले भूत की परछाई को बक्से में खींच रहा हो। क्लिक टिल्ड। बक्सा कसकर बंद हो गया, लेकिन रोनी को आश्वस्त महसूस नहीं हुआ और उसने कुछ सुनहरे फॉइल पेपर निकाले और कोई जगह छोड़े बिना उसे कई बार लपेटा। ये केवल प्रारंभिक रूप से निहित है। जब तक सोने की पन्नी की रैपिंग पिघल नहीं जाती और दरार पूरी तरह से सोल्डर नहीं हो जाती, भूत कभी बाहर नहीं आ पाएगा। वरना भले ही एक हल्की दरार हो, भूत बच सकता है। पहले ही भूत शिकारी इससे पीड़ित हो चुके हैं, उसने समझाया। इन सभी कदमों को पूरा करने के बाद उसने आखिरकार राहत की सांस ली। क्या ऐसा है? मैंने कुछ नया सीखा, रोहित ने कहा, जिसने प्रक्रिया का निरीक्षण किया था और कदमों को याद कर लिया था। सिर्फ सोना ही काफी नहीं था, इसे वेल्ड करके भी बंद करना पड़ता था, बिना कोई जगह छोड़े। अब जब भूत को सफलतापूर्वक कैद कर लिया गया है, तो तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं अभी के लिए बक्सा रखूंगा। तुम क्या सोचते हो? फिर उसने धीरे धीरे फिर से बात की। अध्याय 62, सुखद सहयोग। भूत को सफलतापूर्वक कैद कर लिया गया था और इसने रोहित और रोनी के बीच के सहयोगात्मक रिश्ते का अंत कर दिया। इसके बाद उनके संबंधित हितों के लिए एक संघर्ष था। केवल एक ही बक्सा था और रोहित के पास रोनी को इसे रखने देने का कोई कारण नहीं था। एक बार दरवाजे से बाहर कौन किसे पहचानता था? जिसके पास कर्ज होता है, उसके पास ही शक्ति होती है। रोहित, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस कलाकृति पर एकाधिकार कर लूंगा? रोनी ने अपनी भौहें उठाई और रोहित से कहा, कलाकृति अभी मेरे पास रहेगी। बाद में मैं क्लब में यह बात फैला दूंगा और जल्द ही एक खरीदार आएगा। जब ऐसा होगा, हम एक साथ लेन देन पर जाएंगे, सौदा हो जाने के बाद पैसे को आधा आधा बांट लेंगे और जानकारी साझा करेंगे। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, न ही तुम्हें कोई नुकसान होने दूंगा। रोहित ने कहा, अगर ऐसा है तो यह मेरे पास सुरक्षित क्यों नहीं रह सकता? तुम खरीदार से संपर्क करो और जब समय आएगा तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। मैं कलाकृति के साथ आऊंगा। क्या तुम्हें चिंता है कि मैं भाग जाऊंगा? तो इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, रोनी ने पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह नौजवान अलौकिक घटना से निपटने के तुरंत बाद हितों के बारे में बात करना शुरू कर देगा। अगर तुम मुझे शांति नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है कि इस बातचीत को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित ने गंभीरता से कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, जैसे मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। बहुत हो गया, मैंने ही उस भूत को व्यक्तिगत रूप से कैद किया था, रोनी ने पलटवार किया। मैंने तुम्हें बचाया 2 बार, रोहित ने शांति से कहा। रोनी अब नाराज हो रहा था। तुम्हारी मुझे बचाने की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी जब तुमने मुझे अघुलनीय भूत क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा, तो ये स्पष्ट रूप से मुझे भूत को बाहर निकालने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने की एक चाल थी। तुम भी इन शवों के बीच यह नहीं बता सकते थे कि भूत कौन था, वरना तुम मुझे एक पल में अघुलनीय भूत क्षेत्र में प्रवेश करने देते और मुझसे धीरे धीरे पीछे नहीं हटवाते। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी जो किया, उसने मुझे लगभग मार ही डाला था? रोहित ने उसे देखकर कहा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, वरना उसे पकड़ने का हमारा प्रयास निश्चित रूप से विफल हो गया होता। मैं बड़ी तस्वीर के बारे में सोच रहा था, वरना तुम यहाँ मेरे साथ खड़े होकर बहस क्यों कर पाते? साथ ही अघुलनीय भूत क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए मैं तुम्हें 1 सेकंड के भीतर बचा सकता था। मुझे तुम्हें यह सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है कि तुम नहीं मरोगे। लेकिन क्या तुम मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बदले में आत्मविश्वास से कह सकते हो? क्या होगा अगर मैं आज इस बक्से को अपने साथ ले जाने पर जोर दूं? रोनी ने ठंडक से कहा। वह बिल्कुल भी इस मुश्किल से कमाई गई कलाकृति को रोहित के पास रहने नहीं दे सकता था। तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हाथ में जो बक्सा है, वह असली है? रोहित की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या तुम अघुलनीय भूत क्षेत्र को समझते हो? रोनी की पलकें फड़फड़ाईं और उसने सहज रूप से अपने हाथों में रखी वस्तु को देखा। वह एक पल में चौंक गया। उसके हाथों में जो सोने का बक्सा था, वह किसी समय एक सड़ते हुए लाश के सिर में बदल गया था। लगभग सहज रूप से उसने सिर को दूर फेंक दिया। तुमने उन्हें कब बदला? रोनी सदमे और गुस्से दोनों में था। अंदाजा लगाओ, रोहित ने कहा, अघुलनीय भूत क्षेत्र में केवल वही जो मैं वास्तविक मानता हूँ वास्तविक है, बाकी सब जो तुम देखते हो वह झूठा हो सकता है। तो एक दिलचस्प चीज हुई है। अब तुम किसे वास्तविक मानते हो? जो तुम्हारी आंखें देखती हैं, जो तुम्हारे हाथ महसूस करते हैं, या जो तुम्हारी नाक सूंघती है? जब ये सब झूठा साबित होता है, तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया खुद भी झूठी है और वह भ्रमपूर्ण क्षेत्र है। काफी दिलचस्प क्षमता है ना? असंभव। तुम्हारे अघुलनीय भूत क्षेत्र की शक्ति भयंकर भूतों से आती है। इसे सोने को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये दुनिया भर के सभी आत्मा नियंत्रकों के लिए एक ज्ञात तथ्य है, रोनी ने दांत भींचकर कहा।
रोहित ने कहा, हो सकता है कि मैं सोने को प्रभावित न कर सकूं, लेकिन क्या मैं तुम्हारी आंखों को प्रभावित नहीं कर सकता? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने अभी जो फेंका वह एक लाश का सिर था? क्या ये हो सकता है? रोनी का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ सिर उठा लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अब जो सिर उठा रहे हो वह वही है जिसे तुमने फेंका था? रोहित ने फिर से बात की, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। काम हो जाने के बाद तुम मुझ पर भरोसा करने को तैयार नहीं हो और मैं भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। बक्से को दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, और हालांकि तुमने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैंने भी दिया है। मैं ही था जिसने सबसे पहले इस भूत के तरीके का पता लगाया, मैंने ही इसे ढूंढा। जैसे ही उसने बात पूरी की, कोई देख सकता था कि किसी तरह उसके हाथ में एक सोने का बक्सा आ गया था। ये वही बक्सा था जिसका रोनी ने बिना सिर वाले भूत को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। अगर बक्सा रोहित के हाथों में था तो रोनी के पास जो था वह सच में एक असली लाश का सिर था। धत्तेरी, रोनी ने मन ही मन कोसा। उसने एक बार फिर जल्दी से जो सिर उठाया था उसे फेंक दिया। अब तक उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था, क्योंकि वह अघुलनीय भूत क्षेत्र के भीतर यह भेद नहीं कर सकता था कि क्या वास्तविक था और क्या नकली। उसी समय वह ये नहीं समझ सकता था कि उसके भीतर राहत की भावना क्यों उठ रही थी, जैसे कि उसे राहत मिली हो कि रोहित एक असली भूत नहीं था। वरना इस भूत को कैसे नियंत्रित किया जा सकता था? वे एक पल में नष्ट होने वाले थे। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई मुकाबला नहीं हूँ, और इस बार तुम बागडोर संभालो। तुम्हें क्या पसंद है? तुम इसे एकाधिकार करने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? रोनी ने कहा, अगर रोहित ने अकेले जाने का फैसला किया तो उसके पास कोई चारा नहीं होगा। रोहित ने कहा, हालांकि मुनाफे के बंटवारे को लेकर हमारे बीच कुछ अप्रियता हुई है, मैं अभी भी सिद्धांतों वाला इंसान हूँ। अगर किसी इंसान की कोई निचली रेखा नहीं है तो एक इंसान और एक भूत में क्या फ़र्क है? तो चलो अपना पिछला सहयोग जारी रखते हैं, लेकिन ये बक्सा मेरे पास रहेगा। तुम खरीदार से संपर्क करने के लिए जिम्मेदार होगे। हालांकि इस सौदे की बातचीत मेरे द्वारा की जानी चाहिए। तुम क्या सोचते हो, क्या मेरे पास शर्तों पर बातचीत करने के लिए कोई पूंजी है? रोनी ने कहा, चलो इसे तुम्हारे तरीके से करते हैं। एक सहयोगात्मक रिश्ता बनाए रखने में सक्षम होने के नाते वह पहले से ही अपने भाग्यशाली सितारों को धन्यवाद दे रहा था। अगर यह कोई ज्यादा निर्दयी व्यक्ति होता तो वह आज तस्वीर से बाहर हो गया होता। अच्छा, जब व्यापार का समय हो तो मुझे फ़ोन करो। दूसरे समय पर फ़ोन मत करना, मैं बहुत व्यस्त हूँ। और सहयोग करके खुशी हुई। उसने अपनी जेब से एक कलम निकाली, एक फ़ोन नंबर लिखा और फिर उसे ज़मीन पर रख दिया। ये सब हो जाने के बाद उन्हें घेरे हुए लाल रोशनी गायब हो गई। रोहित भी गायब हो गया। क्या वह अघुलनीय भूत क्षेत्र से बाहर निकल गया था? रोनी ने चारों ओर देखा और ज़मीन पर पड़ी हुई लाश के सिर पर नज़र पड़ी। ये वास्तव में एक लाश का सिर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट था, और वह स्वाद जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, सादा वाला। खुशी। सच में यह अघुलनीय भूत क्षेत्र। रोनी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, लाचारी की एक लहर महसूस करते हुए। दोनों भूतों के मालिक थे, तो रोहित को इतनी भयानक क्षमता प्राप्त करने का इतना अच्छा भाग्य क्यों मिला, यह उचित नहीं है। किस्मत। अगर रोहित को उसके विचारों के बारे में पता होता तो उसे निश्चित रूप से मजा आता। ये किस्मत कुछ ऐसी थी जिसे वह ज्यादा पसंद नहीं करता। अगर वह भूतों का मालिक नहीं बनता और उसे मानव त्वचा के कागज से अनुस्मारक नहीं मिलता तो वह समय एक पूरी तरह से सफाई में समाप्त हो गया होता, जिसमें किसी भी जीवित बच्चे के लिए कोई मौका नहीं होता। क्या रोनी उसी स्थिति में बच सकता था? रोहित तुरंत मॉल से नहीं गया। वह एक व्यक्ति को भूला नहीं था। आलिया, आलिया मेरी बहन, तुम मरी तो नहीं, है ना? फोन पर कोई आवाज नहीं थी। रोहित निगरानी कक्ष में कहीं से भी प्रकट हुआ। अघुलनीय भूत क्षेत्र में उसका समय अभी भी चल रहा था। उस समय आलिया एक मोबाइल फोन पकड़े हुए थी जो भुगतान की कमी के कारण काट दिया गया था। एक कोने में सिकुड़ी हुई थी, अपना सिर दबाए और धीरे धीरे सिसक रही थी। वह पहले ही निराश महसूस कर चुकी थी, क्योंकि रोहित और रोनी के कपड़ों की दुकान में घुसने के बाद वे कभी वापस नहीं आए, और उसने सोचा कि दोनों अंदर मर गए थे। अघुलनीय भूत क्षेत्र की स्थितियों को निगरानी कैमरों द्वारा कैद नहीं किया जा सकता था। आलिया अंदर टूट रही थी। अगर रोहित मर गया तो वह क्या करेगी? वह भूत अभी भी बाहर था, और अगर वह बस ऐसे ही बाहर निकलती तो वह निश्चित रूप से मरने वाली थी। हालांकि रोहित की आवाज़ के साथ उसकी सिसकियां रुक गईं और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया। रोहित को अपने सामने प्रकट होते हुए देखकर वह तुरंत उत्तेजित होकर खड़ी हो गई और आगे बढ़ी। मुझे लगा कि तुम मर गए। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। आउच! एक गर्मजोशी से गले लगाने का मतलब था आलिया का रोहित के शरीर से सीधे गुजरना और जमीन पर गिरना। उसकी नाक से खून बह रहा था क्योंकि उसने ऊपर देखा। बड़ी बहन, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? मुझे लगा कि तुम मुझ पर हमला कर रही हो, रोहित ने उसे देखकर कहा, उलझन में। क्या तुम एक इंसान हो या एक भूत?
आलिया ने अपना सिर उठाकर रोहित से डर में पूछा। उसे यकीन था कि वह अभी अभी उसके आर पार गुजरी थी। सच में, सीधे आर पार, आमने सामने। मैं उन चीज़ों को समझाना नहीं चाहता जो तुम नहीं समझोगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अब जाने का समय है, रोहित ने उसकी कलाई पकड़कर कहा। दोनों एक पल में ही जगह से गायब हो गए। अध्याय 63 प्रस्थान। रोहित और रोनी ने मॉल में घूम रहे भूत को कैद करने में सफलतापूर्वक सहयोग किया। हालांकि भूत का आतंक स्तर केवल श्रेणी सी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, पर उससे निपटना उम्मीद से ज्यादा कठिन था। उन्हें भूत की हरकतों को समझना, उसके असली शरीर का पता लगाना और उसे वश में करने के तरीके जानना जरूरी था। थोड़ी सी भी लापरवाही से उनकी जान जा सकती थी। खासकर जब भूत ने रोनी की बांह पर कब्जा करने की कोशिश की तो रोहित को ठंडे पसीने छूट गए। अगर वह पहले से तैयार नहीं होता और समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो दोनों की जान चली जाती। जब रोहित मॉल से बाहर आया तो उसने वहां मौजूद कई कर्मचारियों को देखा। उसने उनसे पूछा, क्या आप अभी भी काम में लगे हैं? मुझे लगा आप लोग जा चुके होंगे। फर्ज निभाना मेरा काम है, रोहित ने जवाब दिया। मैं यहाँ की स्थिति के बारे में जानना चाहता था। रोहित ने कहा, इस बार की घटना सुलझ गई है, इस मॉल में अब कोई खास घटना नहीं होगी। रोहित का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। लापता लोगों में से एक को हमने ढूंढ लिया है, बाकी के बारे में आप जानते हैं। उसने आलिया की ओर इशारा किया। आलिया बिखरे बालों और थके हुए चेहरे के साथ भी खुश थी कि वह इस मुसीबत से बच गई थी। रोहित ने कहा, अब अंदर कोई खतरा नहीं है। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अगर आपको जांच के लिए कोई मदद चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं अब बाकी का काम देख लूँगा। रोहित ने सिर हिलाया, अपना फ़ोन नंबर दिया और चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? आलिया जल्दी से उसके पीछे चली। बड़ी बहन, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुम मॉल से बाहर आ गई हो, अब ठीक हो तो घर जाओ। कई दिनों से लापता हो, तुम्हारा परिवार चिंतित होगा। मुझसे मत चिपको, रोहित ने कहा। आलिया ने थोड़ी शिकायत के साथ कहा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी प्रेमिका बनने के लिए राजी हो गई हूँ। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। बड़ी बहन, तुम फ़ायदा उठाना चाहती हो। किसने तुम्हें मेरी प्रेमिका बनाया? रोहित की आंखें फड़फड़ाईं। क्या हमने पहले शौचालय में इस पर बात नहीं की थी? और मुझे बड़ी बहन कहना बंद करो, मैं अभी भी बहुत जवान हूँ, आलिया ने कहा। रोहित ने उसकी तरफ देखकर पूछा, इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? 25 नहीं, वास्तव में 24-25 तो बस नाम की उम्र है। कैसी लगी? मैं अभी भी जवान हूँ, है ना? आलिया ने गर्व से सिर उठाकर कहा, जैसे कि उसकी प्रेमिका बनकर वह उस पर कोई एहसान कर रही हो। मुझे माफ़ करना, पर मैं इस साल 18 का हूँ, नाम से ज़्यादा 19 का। रोहित ने कहा, तो मान लो कि तुम बड़ी बहन हो। तुम्हें आंटी नहीं कह रहा हूँ, यही बहुत है। मुझे लगता है मैं काफ़ी विनम्र हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? बड़ी बहन आलिया। आलिया की हालत खराब हो गई। इस उम्र की तुलना में उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसने सोचा था कि रोहित 25-26 का होगा, इसीलिए उसने उसे शुरू से ही बड़ी बहन कहा था। सच में, उसके सामने वह बड़ी बहन ही थी। युवा आदमी, मैं आज के लिए आपका कितना भी धन्यवाद करूं, कम है, बॉस टैंग ने रोहित को जाते हुए देखकर कहा और बड़ी कृतज्ञता से उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित मुस्कुराया और बोला, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, बॉस। आप ज्यादा सोच रहे हैं। अरे नहीं, आपने आज मेरी जान बचाई है। यह मेरा कार्ड है। अगर अगली बार कोई मदद चाहिए तो बेझिझक मांग लेना, बॉस टैंग ने एक बिजनेस कार्ड रोहित के हाथ में दिया। अरे तानगॉन, यहाँ का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको हमारे साथ चलना होगा, एक कर्मचारी ने आवाज़ दी। आ रहा हूँ, माफ़ करना भाई, बस 1 मिनट में आता हूँ, बॉस टैंग ने माफ़ी मांगी और कहा, युवा आदमी, उम्मीद है भविष्य में आपका साथ मिलेगा, मैं तानगॉन हूँ। जब समय मिले मेरी कंपनी पर आना, ये पास में ही है, अगली बार आपको खाने पर लाऊंगा। ये सुनकर रोहित थोड़ा भावुक हुआ। बॉस टैंग सच में एक व्यापारी थे, जानते थे कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। उनकी दूरदर्शिता दूसरों से कहीं ज्यादा थी। तभी वह बॉस थे और श्री मोहन सिर्फ मैनेजर। ठीक है, समय मिलने पर जरूर आऊंगा, रोहित ने कार्ड लेते हुए कहा। उसने सोचा, एक और संपर्क भविष्य में काम आ सकता है। कम से कम बॉस टैंग के पास पैसा था, मुश्किल में उनसे उधार लेना काम आ सकता था। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? रोहित एक चौराहे पर पहुंचकर खोया हुआ महसूस करने लगा। घर जाऊं? यह मजाक था। उसके घर में भूत था और वह वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये जानलेवा हो सकता था। लगता है मुझे अस्थायी रूप से रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी, फिर रोनी के खरीदार को ढूंढने का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस चीज को सोल्डर करना होगा, इसे पूरी तरह से पिघलाना होगा, उसने सोचा। रोहित ने एक सुनहरे फॉइल में लिपटा हुआ बक्सा निकाला। ये फॉइल नहीं, बल्कि सोने की पत्ती थी। बक्सा छोटा था, पर कई किलोग्राम का था। कौन सोच सकता था कि सोने के इस बक्से में एक भूत कैद था? तुम कहाँ जा रहे हो?
क्या तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? आलिया ने उससे पूछा। मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास गाड़ी कहाँ होगी? मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, रोहित ने कहा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, बड़ी बहन आलिया? आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी, पर अब है ना? तुम मास्टर हेनरी से कमाए 8 मिलियन भूल गए। उसके पास नकदी नहीं थी, तो उसने तुम्हें कार, जेड और घड़ियां जमानत में दी। मैंने ये सब सुरक्षा कक्ष में साफ साफ देखा था। अब जब तुम कह रही हो, तो मुझे याद आया कि मैंने एक कार भी जीती थी। रोहित ने अपनी जेब में हाथ डाला और कार की चाबी मिली। उसने चाबी दबाई और पास खड़ी एक बीहड़ एसयूवी की लाइटें जल उठीं। तुम तो अमीर बन गए। ये लगभग 5 मिलियन की आयातित कार है। मास्टर हेनरी को सच में बहुत नुकसान हुआ। आलिया की आंखें चमक उठी, उसने तुरंत कार पहचान ली थी। रोहित ने कहा, मैं कार बेचकर पैसा लेना पसंद करूंगा, वरना मुझे इसे मास्टर हेनरी को वापस करना होगा। चलो, कार अभी तुम्हारे नाम पर नहीं है, तुम इसे बेच नहीं सकते। आलिया ने रोहित की बांह पकड़ी और उसे खींचकर आगे ले जाने लगी। बड़ी बहन, हम इतने करीब नहीं हैं, है ना? रोहित ने पूछा। तुम्हें ये भी पता नहीं? तुमने मेरी जान बचाई है, यही काफ़ी है। क्या तुम मेरे घर खाना खाने आओगे? मेरा अपार्टमेंट पास में ही है, आलिया ने खुशी से कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अजीब तरह से देख रही हो? ऐसा कम लगता है कि तुम मुझे खाना खिलाना चाहती हो और ज़्यादा लगता है कि तुम मुझे खा जाना चाहती हो। लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ी देर रहने दोगी तो मैं आऊँगा। हालांकि मैं साफ कर दूं कि मैं कोई किराया नहीं दूंगा और न ही खाने के पैसे, रोहित ने कहा। ठीक है, मैं मानती हूँ। चलो जल्दी करते हैं। आलिया अचानक उत्साहित होकर रोहित से चिपक गई। वह युवा लड़कियों जैसी नहीं थी, बल्कि एक अकाउंटेंट और करियर वुमन थी। उसे साफ पता था कि उसे किस तरह का प्रेमी चाहिए। इस घटना के बाद उसे लगा कि रोहित के पास रहने से ही उसका भविष्य सुरक्षित था। अगर उसे फिर कभी ऐसी घटना का सामना करना पड़ा तो उसे नहीं लगता था कि वह बच पाएगी। दुनिया बदल गई थी। आलिया रोहित की बांह को कसकर पकड़े हुए थी। उसे विश्वास था कि एक साथ समय बिताने के बाद रोहित को उससे प्यार हो जाएगा। जल्द ही रोहित एक बीहड़ एसयूवी चला रहा था। यात्री की सीट पर बैठी आलिया खिड़की से सिर टिकाकर धीरे से मुस्कुरा रही थी। कांच से वह रोहित को गाड़ी चलाते हुए देख सकती थी। भले ही वह थोड़ा छोटा है, क्या फर्क पड़ता है, आलिया ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल अचानक रोहित का हाथ ऊपर उठा और उसने आलिया की गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा कि वह हाँफने लगी। खांसी, खांसी, तुम क्या कर रहे हो? आलिया ने घबराकर पूछा। गाड़ी चलाते हुए रोहित ने उसकी तरफ देखा। एक बात रह गई थी। क्या मॉल में भूत का सिर था या नहीं? अगर नहीं तो सब ठीक है, लेकिन अगर था तो भूत का सिर कहाँ होगा? मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम थोड़ा ज्यादा विनम्र नहीं हो सकते? आलिया ने कहा। माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा ही सोचता हूँ। मुझे दोबारा जांच करनी है, रोहित ने कहा। मैं नहीं चाहता कि आखिरी मिनट में वह भूत मुझ पर हमला करे। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और सावधानी से उसकी गर्दन महसूस की। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं उसका सिर बदल तो नहीं गया था। क्या तुम अगली बार मुझे पहले से नहीं बता सकते थे? मैं सहयोग करती, आलिया ने थोड़ी शिकायत की। पर उसने रोहित की जांच का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वही था जो भूतों से निपट सकता था और ऐसी घटनाओं में वह बिना शर्त सहयोग करती, कोई परेशानी नहीं चाहती थी। रोहित ने उसकी गर्दन को महसूस किया और दोबारा जांच की और उसे चिकनी त्वचा के अलावा कुछ नहीं मिला। सिर बदलने का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब था कि जब वह सुरक्षा कक्ष से दूर था, आलिया ठीक थी। ये तुम नहीं हो, शायद मैं ज्यादा ही शक कर रहा हूँ, रोहित ने कहा। आलिया ने मुंह बनाकर कहा, क्या तुम इतने कठोर नहीं हो सकते? अध्याय 64 पूछताछ। मालिक, क्या आप इसे मेरे लिए वेल्ड कर सकते हैं? बस इसे सील कर दीजिए, एक मोटा मोटा काम भी चलेगा, रोहित ने पूछा। उसने अपनी कार एक एल्यूमिनियम मिश्र धातु के दरवाजे और खिड़कियों की दुकान के सामने खड़ी की जो अभी भी खुली थी, और मालिक से सोने के डिब्बे को वेल्ड करवाया। जब मालिक वेल्डिंग कर रहा था और सोने की पन्नी पिघल रही थी तो उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर से गहरे लाल रंग के खून के धब्बे निकल रहे थे। यह क्या है? इसमें से खून निकल रहा है, मालिक ने अचरज से कहा। यह चिकन का खून है, बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल होता है, रोहित ने लापरवाही से एक झूठ गढ़ दिया। अच्छा ऐसा है, मालिक ने जवाब दिया। उसने और कुछ नहीं पूछा। जब तक उसे उसका मेहनताना मिल रहा था उसके लिए बस यही मायने रखता था। सच में, अगर इसे सील नहीं किया जाता तो भूत की शक्ति बाहर निकल सकती थी। शुक्र है कि मेरे पास रोनी द्वारा छोड़ा गया भूत रक्त है इसे दबाने के लिए, लेकिन ये दमन अस्थायी लगता है। एक बार ताज़ा खून सूख गया तो ये भूत निश्चित रूप से फिर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। केवल इस छेद को वेल्ड करके ही मैं इस समस्या को हमेशा के लिए हल कर सकता हूँ, रोहित ने मन ही मन सोचा। सतर्क रहते हुए उसने तुरंत डिब्बे को वेल्ड करवा दिया। अगर वह थोड़ा भी देर करता तो वह उस भूत को मुफ्त में खो सकता था।
पैसे चुकाने के बाद उसने डिब्बा लिया और अपनी कार में वापस आ गया। यह क्या चीज़ है? ये बहुत ज़रूरी लगती है और सोने की लग रही है। आलिया ने उत्सुकता से पूछा। जो बातें तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए उनके बारे में मत पूछो। यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, रोहित ने कहा। आलिया एक समझदार औरत थी और रोहित को इतना गंभीर देखकर उसने समझदारी से और कोई सवाल न पूछने का फैसला किया। जल्द ही कार एक आवासीय इलाके में दाखिल हुई। अंदर आ जाओ, शर्माओ मत। यह एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसे मैंने किराए पर लिया है। मैं आमतौर पर यहाँ अकेली रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकते हो, आलिया ने प्रस्ताव दिया। मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा, कुछ दिनों में चला जाऊंगा। और हाँ, मेरी बातों को गोपनीय रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है, रोहित ने गंभीरता से कहा। वह ज़्यादातर इस बात को लेकर चिंतित था कि आलिया सोने के डिब्बे के बारे में जानकारी लीक न कर दे। फिलहाल वह सबसे कीमती चीज़ थी। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम खुद को घर पर ही समझो, रोहित ने कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आलिया हक्की बक्की रह गई। ये लाइन तो मुझे बोलनी चाहिए थी ना। तो क्या मैं तुम्हारी कार ले सकती हूँ? मुझे कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, आलिया ने कहा। ले जाओ, मुझे भी थोड़ी भूख लगी है। बस मेरे लिए एक अंडे की भुनी हुई चावल एग फ्राइड राइस ले आना, इतना काफ़ी होगा, रोहित ने जवाब दिया। ठीक है, तुम आराम से नहाओ, मैं जल्दी ही वापस आती हूँ, आलिया खिलखिलाते हुए कार की चाबियां लेकर चली गई। महिला को जाते हुए देखकर रोहित ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि फिलहाल के लिए उसकी उपस्थिति फायदेमंद हो सकती है, और उसने ये भी पक्का कर लिया था कि वह कोई भूत नहीं है। किसी का उसकी रोज़मर्रा की जिंदगी का ध्यान रखने से उसे कुछ सुकून मिलेगा। बेशक एक अनकही अदला बदली के तौर पर वह आलिया की सुरक्षा का ध्यान रखेगा, कम से कम जब तक वे साथ रह रहे थे। सही है, अगर सोना भूतों को रोक सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग बढ़ेगी और कीमत लगातार चढ़ती जाएगी। रोनी ने सोने की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी का जिक्र किया था। मेरे पास 10 मिलियन से ज़्यादा नकदी है जिसका मुझे तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैं सोने में निवेश करके देख सकता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी कमाई की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बस 1 या 2 मिलियन भी मिल जाएं तो अच्छा होगा, उसने सोचा। मैं इस बारे में बाद में आलिया से पूछ सकता हूँ। वह एक अकाउंटेंट है, उसे वित्तीय मामलों के बारे में पता होना चाहिए। जब वह नहा रहा था, रोहित ने अपने सामने वेल्ड किए हुए सोने के डिब्बे को देखा और अपने अगले कदमों और योजनाओं पर विचार करने लगा। रोनी को किसी खरीदार का इंतजाम करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन उसने एक ऐसे क्लब का जिक्र किया था जिसमें केवल भूतस्वामी ही शामिल हो सकते हैं। उस बारे में और पूछताछ करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय भूतस्वामियों की स्थिति जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा जटिल लगती है। दुर्भावनापूर्ण भूतों के पुनरुत्थान को रोकना एक मुख्य लक्ष्य है, वहीं दूसरा उद्देश्य मेरी स्थिति और पहचान का पता लगाना है। क्या मैं एक स्वतंत्र भूतस्वामी बनूं, किसी क्लब में शामिल होऊं, या स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय भूतस्वामी बनने की पुकार को स्वीकार करूं? रोहित की नज़रें टिमटिमाई। यह फैसला बहुत ज़रूरी है, लेकिन असली चुनाव संबंधित जोखिमों और लाभों को समझने पर निर्भर करेगा, और उनकी तुलना करके ही मैं सही फैसला ले सकता हूं। कुछ देर सोचने के बाद उसने एशिया डिवीजन को फ़ोन किया। ऑपरेटर अभी भी पूनम ही थी। हेलो, क्या ये रोहित है? पूनम की आवाज़ थोड़ी अटपटी थी, लग रहा था कि वह कुछ खा रही थी। मैं ही हूँ, रोहित ने कहा। मुझे आज तुम्हारी कार्रवाई की रिपोर्ट मिली है। जयपुर शहर की टीम ने बताया कि तुम्हें फुरेन शॉपिंग मॉल में एक असामान्य घटना का सामना करना पड़ा। अब हालात कैसे हैं? घटना रिपोर्टों को देखते हुए पूनम ने कहा, क्या कोई नया भूत है? तुम्हारी जानकारी काफ़ी तेज़ है, खबर मिलने में 2 घंटे से भी कम समय लगा, रोहित ने जवाब दिया। मैंने अभी तक मुख्यालय ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता। मैंने उस असामान्य घटना को पहले ही सुलझा दिया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है ताकि मैं समझ सकूं कि अंतर्राष्ट्रीय भूत भगाने वाला घोस्ट टैमर वास्तव में क्या होता है। कुछ देर सोचने के बाद पूनम ने कहा, जो मुझे पता है उसके अनुसार एक भूत भगाने वाला मुख्य रूप से किसी शहर की असामान्य घटनाओं के प्रबंधन को संभालने के लिए जिम्मेदार होता है। बस इतना ही। तुम फ़ायदों के बारे में पूछ रहे हो ना? पूनम ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय भूत भगाने वालों के लिए फ़ायदे देश भर में अलग अलग होते हैं। एशिया डिवीजन में आधिकारिक फ़ायदों के अलावा सब्सिडी भी हैं। एक अकेली असामान्य घटना 1 मिलियन की होती है। शुरुआती दर 2 लाख थी, लेकिन 1 मिलियन नवीनतम सब्सिडी मानक है। इसके अलावा 100 किलोग्राम सोने का उपयोग करने का अधिकार भी है। अगर तुम सफलतापूर्वक किसी भूत को पकड़कर उसे रोकते हो तो तुम्हें एक पुण्य का श्रेय दिया जाएगा, मुख्यालय 10 मिलियन का इनाम देगा और सोने का आवंटन बढ़ाएगा। मुफ्त घर और परिवार की देखभाल जैसे विवरण स्थानीय मामले हैं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें उनके बारे में नहीं बताऊंगी। जानकारी के बारे में क्या? रोहित ने कहा, भूत पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। यह मत कहना कि देशों ने भूतों के अस्तित्व पर शोध और विश्लेषण नहीं किया है।
वह पहलू अभी भी प्रायोगिक चरण में है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो बात पक्की है वह यह है कि जैसे ही कोई शोध परिणाम सामने आएगा तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा। रोहित ने सोचा, सच में उसका अंदाज़ा सही था। देश इस मामले पर शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। या शायद उन्हें सफलता मिली है लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय भूत भगाने वाला बनने के फायदे वाकई अच्छे हैं। हालांकि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, ये किसी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भूत भगाने वाले की शक्ति और रुतबा बहुत ऊंचा होता है। अगर मैं एक अंतर्राष्ट्रीय भूत भगाने वाला बनूं, तो क्या तुम मुझे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बता सकती हो? रोहित ने पूछा। पूनम ने जवाब दिया, अगर तुम एक अंतर्राष्ट्रीय भूत भगाने वाला बनने पर विचार कर रहे हो तो मैं किसी को तुमसे मिलने का इंतजाम कर सकती हूँ और तुम्हें वह सब कुछ बता सकती हूँ जो तुम जानना चाहते हो। हालांकि एक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भूत भगाने वाला बनने के लिए तुम्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण और मानसिक मूल्यांकन से गुजरना होगा, जो आसान नहीं है। खासकर मानसिक मूल्यांकन वाला हिस्सा बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार तुम्हारी मानसिक स्थिति के बारे में पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर समय जो लोग भूतों को नियंत्रित करते हैं वे उनसे सूक्ष्म रूप से प्रभावित होते हैं। ये प्रभाव अपरिवर्तनीय है। कुछ लोग इतने बुरी तरह प्रभावित होते हैं कि वे मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं या यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुँचाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो उच्च मानसिक तनाव को संभाल नहीं पाते हैं और नतीजतन मानसिक रूप से विखंडित हो जाते हैं, खुद से हार मान लेते हैं और पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि ज़्यादातर भूत भगाने वाले मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं? रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। पूनम ने जवाब दिया, नहीं, तुम उन्हें असामान्य नहीं मान सकते। शायद उनकी नज़रों में हम असामान्य हैं, वे बस भूतों से प्रभावित होते हैं। तुम ये समझ सकते हो, है ना? उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे ऐसे बन जाएंगे। इसके अलावा तुम्हारे और मेरे बीच की चैट रिकॉर्ड को तुम्हारी मानसिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक विशेष विश्लेषक को भेजा जाएगा। जो बात पक्की है वह यह है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, तुम भूतों से कम प्रभावित हो। यही कारण है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक भूत भगाने वाला बनोगे ताकि देश की सेवा कर सको। मुझे इस बारे में सोचने दो। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। अगर कुछ हुआ तो मैं अगली बार तुमसे संपर्क करूंगा, रोहित ने कहा। जब रोहित ने अपनी पूछताछ पूरी कर ली तो उसने फ़ोन काट दिया। जब पूनम ने रोहित को फ़ोन काटते हुए सुना तो उसने नोट्स लेना बंद कर दिया और माथे पर बल डाला। पूनम, रोहित के साथ कैसा चल रहा है? उसमें क्षमता है, उसे हार मत मानो, उसके करीब रहो। उसे भूत भगाने वाला बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और उसने पहले ही एक असामान्य घटना को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ये बहुत अच्छी है। वह आधे घंटे के भीतर एक प्रतिबंधित स्तर के भूत को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि अनुभवी भूत भगाने वाले भी ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि यह उस भूत भगाने वाले, रोनी, के साथ उसके सहयोग की वजह से है। उसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, कैप्टन दीपक ने एक गंभीर लहजे में चलते हुए कहा। उनके हाथ में कई तस्वीरें थीं जो सभी निगरानी कैमरों द्वारा ली गई थीं, जिनमें से एक में रोहित को सोने के डिब्बे को वेल्ड करते हुए दिखाया गया था। कैप्टन, वह पहले ही दूसरे भूत भगाने वालों के संपर्क में आ चुका है और उसके मन में शायद पहले से ही संदेह है। उसे आसानी से भूत भगाने वालों में शामिल होने के लिए मनाना शायद आसान न हो, पूनम ने कहा। लेकिन वह भूत भगाने वालों को नापसंद नहीं करता, है ना? आखिरकार उसकी जान रघु ने बचाई थी। भूत भगाने वालों के बारे में उसकी अच्छी राय है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। अगर कोई और होता तो वे सीधे सीधे कोसना शुरू कर देते या फोन लाइन के जरिए कॉल हैंडलर का गला घोंटना चाहते। उस बात ने कॉल हैंडलर को इतना डरा दिया कि तुरंत संचार काट दिया गया, दीपक हंसे। पूनम ने कहा, कैप्टन सही कह रहे हैं। मैं रोहित को सुरक्षित करूंगी और उसे अंतर्राष्ट्रीय भूत भगाने वालों में शामिल होने के लिए मनाऊंगी। सीमाओं का ध्यान रखना, खासकर उसकी मानसिक स्थिति का। एक भूत भगाने वाला बनने का मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब किसी को पता चलता है कि वह मौत के करीब है तो गलत राह पर चलना आसान हो जाता है। तुम रोहित को महान सिद्धांतों से मजबूर नहीं कर सकते, तुम्हें आपसी फायदेमंद सहयोग से शुरुआत करनी चाहिए। अभी चीज़ें ठीक हैं, वह एक भूत भगाने वाला नहीं है, लेकिन उसने मुख्यालय के लिए एक असामान्य घटना को सुलझाया। अगर वह कोई खतरा पैदा नहीं करता है तो यह सहकारी संबंध तब तक जारी रह सकता है जब तक वह मुख्यालय में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो जाता, दीपक ने आगे कहा।